ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उतना ही हम हमारे देश के पेरेंट्स को चिंता मुक्त करेंगे, फिक्र मुक्त करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कम पैसे में पढ़ लेंगे और उनके पेरेंट्स जो है एनीवेज हर हालत में चिंता मुक्त हो जाएंगे। या तो फिर ज्यादा से ज्यादा रोजगारों को बढ़ावा दे, रोजगार पैदा करे। और 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा होने वाले थे, मतलब अभी 12 करोड़ एक्स्ट्रा रोजगार हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन बजाय इसके 20 करोड़ लोगों की जो है नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं। हर महीने कम से कम 50 लाख से 70 लाख लोगों की नौकरियां जा रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली अगर आंकड़े देखे तो। और हमारी सरकार जो है 10-20 हजार रुपए देके स्वरोजगार हमें बनाने की, स्वरोजगार शुरू करने की सलाह दे रही है, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो है नया भारत हो गया। नया भारत आजकल क्या है, नया भारत के चलते जो टाटा की एडवर्टीजमेंट आई थी, टाटा का एक ब्रांड है तनिष्क, तनिष्क की एड पे एडवर्टीजमेंट जो है तनिष्क का आया था। बहुत खूबसूरत एडवर्टीजमेंट था, जिसमें एक हिंदू बहू मुस्लिम परिवार में शादी करके जाती है और उसकी सास जो है उसके लिए गोद भराई की रस्म करती है। सारे त्योहार बहू मनाती है, हिंदू बहू सारे हिंदू त्योहार मनाती है। और जब वो फाइनली जब उसने बच्चे का जन्म देने के लिए बारी आती है उसकी, तो उसकी सास जो है वो 7 महीने की जो गोद भराई करती है, और वो फिर अपनी सासू माँ से बोलती कि सासू माँ, ये तो परंपरा गोद भराई की आपके यहाँ पर तो नहीं थी, आपके मुस्लिम समाज में तो गोद भराई नहीं होती है। और सासू माँ बड़ी खूबसूरती के साथ कहती है उस तनिष्क की एड में, जिसमें ज्वेलरी वुलरी बहुओं को दी जाती है गोद भराई की रस्म में, बहू ने ज्वेलरी भी काफी सारी पहन रखी थी। तो सासू माँ कहती है कि बेटियों को खुश करने की परंपरा तो हर परिवार में होती है ना। तो इसमें बहुत खूबसूरती से प्यार बांटने की बात आ रही है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियों को प्यार तो हर किसी ने बांटना चाहिए। लेकिन ऐसी एडवर्टीजमेंट को बॉयकॉट तनिष्क करके अंधभक्तों ने नया नाटक चालू कर दिया, बॉयकॉट तनिष्क। ऐसे किया जा रहा है जैसे सोने के ज्वेलर्स जो है तनिष्क, सोने के ज्वेलर्स जो हैं, ये इनकी बिरादरी के 2 रुपए के हो गए हैं टाटा जी। और टाटा की जो कंपनी है वो अंधभक्ति में आ गई है और इनकी बिरादरी की हो गई है। और जो एक प्यार बांटने का जो सिलसिला है उसको गलत बताया जा रहा है हमारे आधुनिक भारत में। और बॉयकॉट तनिष्क की एक होड़ लग गई है, जहां पर गुजरात में तो एक तनिष्क के शोरूम में हमला किया गया और मैनेजर से जबरन में माफीनामा लिखवाया गया एडवर्टीजमेंट के लिए। हालांकि टाटा ने अपनी वो एड वापस ले लिया, उसको एड को चलाने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वो लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो तो ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहे थे, वो तो सर्वधर्म सम्मान को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन इन अंधभक्तों को लव जिहाद आपको तो पता ही है किस तरह से यूपी में जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, तो उनको पब्लिकली कैसे पीटा जाता है। दिल्ली में भी जब सुषमा स्वराज ने पिछली बार सपोर्ट किया था, एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया था, शादी की थी, उनको पासपोर्ट उनका इशू नहीं किया जा रहा था। फिर सुषमा स्वराज ने आगे मुहिम चलाई, आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बात कही, जिस पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग सुषमा स्वराज जी की हुई थी। हालांकि इस दुनिया में अब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन हर बार जब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, इसी तरह से ट्रोलिंग जो है नेताओं की या पार्टियों की जाती है। तो इसके चलते मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद का मामला इसको बताया गया। इतनी खूबसूरत एड को लव जिहाद बताने वाले बददिमाग अंधभक्तों को जो गोबर खाते हैं, उनको मैं जानना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें क्या लव जिहाद वाली बात है। और अगर किसी मुस्लिम सास द्वारा इतना प्यार और इतना ज्यादा सम्मान एक हिंदू बहू को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम हिंदू धर्म में भी हिंदू सास भी इतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना उस तनिष्क के एड में नजर आ रहा है। एक सास बहू का प्यार बताया गया है, लेकिन अंधभक्त तो अंधे ही है, उनको तो प्यार नजर आता नहीं। और प्यार की भावना तो अभी हमारे यहाँ पे बॉयकॉट हो गई है। और प्यार की बात तो कर ही नहीं सकते जब तक बीजेपी की सरकार है। प्यार की बात करना तो अपने आप में एक जुर्म हो गया है, मतलब प्यार आप फैला नहीं सकते, आप प्यार मोहब्बत या ब्रदरहुड की बात नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, उसके अलावा आप कोई बात दूसरी कर नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा दूसरी बात करने पे जो है आपको बुरी तरह से ट्रोल कर दिया जाएगा। जिस तरह से टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो सोने डायमंड्स के गहने बना रही है, गोल्ड की ज्वेलरी बना रही है, डायमंड्स की ज्वेलरी बना रही है, इस तरह की हाई क्लास ज्वेलरी बना रही है, आपको पता ही होगा बहुत कॉस्टली ज्वेलरी है तनिष्क की, तो उसमें भी ये अंधभक्तों ने अपना
सिर घुसा दिया है, अपना दिमाग घुसा दिया है। और वो गुजराती में लेटर बहुत वायरल हो रहा है, जो मैनेजर ने माफीनामा लिखा है। हालांकि मैनेजर को माफीनामा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैनेजर ने तो ऐड बनाई नहीं है, मैनेजर तो एडवर्टीजमेंट चला नहीं रहा है टीवी पे। लेकिन मैनेजर से जबरदस्ती गुजरात में इस अंधभक्तों की टोली ने जबरन उस मैनेजर से माफीनामा लिखवाया, पता नहीं क्यों। उसके बाद में एक गुवाहाटी का मामला सामने आ रहा है। असम के गुवाहाटी में एक जू है, जू में बताया जा रहा है बीजेपी के कुछ बद्दीमाग नेताओं ने ऐसा बताया है। हालांकि किसी को बद्दीमाग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि कार्निवोरस टाइगर जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है, तो टाइगर को बताया जा रहा है कि बीफ खाने से बैन करना है। टाइगर कोई हिंदू मुस्लिम तो है नहीं कि टाइगर को बीफ खाने से मना करे, लेकिन आप समझ जाइए कि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि टाइगर को सांबर डियर खिलाना चाहिए, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा जू में बढ़ गई है। अगर टाइगर को सांबर डियर खिलाएंगे जिसकी तादाद जू में बहुत बढ़ गई है, तो फिर आप उसकी सुरक्षा जू में रख के सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? आप सांबर डियर की सुरक्षा जू में रखकर क्यों कर रहे हैं? सांबर डियर को जू में क्यों रखा हुआ है? उनकी प्रजाति को बचाने के लिए ना। लेकिन नेता, बीजेपी के जो नेता है, वो ऐसी फालतू की बातें लगातार करते रहते हैं कि सांबर डियर को टाइगर को खिला देना चाहिए और बीफ खाने से टाइगर को मना करना चाहिए। अब ये मतलब टाइगर क्या खाएगा, इसका फैसला भी बीजेपी के नेता करने जा रहे हैं। जो मैंने खबरों में देखा है और जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि टाइगर कभी भी बीजेपी के नेताओं की बात नहीं मानने वाला, कभी भी पकोड़ा पकौड़ी नहीं खाने वाला है। टाइगर वही खाएगा जो उसका मन करेगा, और वो बीफ ही खाता है, और इस तरह के जो एनिमल उसको पसंद आते हैं वही खाता है। वो सांबर डियर को अगर बीजेपी के नेता चाहेंगे, जरूरी नहीं कि वो सांबर डियर को खाए। खैर, आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल को बदलाव की बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, और बिहार चुनाव के बाद में, नवंबर के बाद में शायद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार मोदी जी करेंगे। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 81 मंत्री आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 53 मंत्री है, जिसमें सारे के सारे मंत्री जो है वो बीजेपी के ही है। बाहर की पार्टियों को किसी तरह की तवज्जो है, किसी तरह का रेपुटेशन जिसको हम कहते हैं, किसी तरह का रिस्पेक्ट जो है बीजेपी की सरकार में नहीं दिया जा रहा है। ये बहुमत की सरकार है, ये अपनी रेपुटेशन के हिसाब से ही चलती है, और बीजेपी की सरकार में किसी भी तरह से बाहर की पार्टियों की रेपुटेशन नहीं दी जा रही है। एक समय वो था जब अटल बिहारी जी का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 24 अलग अलग पार्टियों के द्वारा गठबंधन सरकार बनाई थी। अलग अलग 24 पार्टियों के मंत्री रहा करते थे, और उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के चलते थे 24 अलग अलग पार्टियों को। लेकिन मोदी जी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ऐसा करना जो है अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, और एनडीए सरकार जो है सिर्फ नाम की एनडीए सरकार रह गई। नेतृत्व तो बीजेपी का ही चल रहा है, और दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व जो है, दूसरी पार्टियों की लीडरशिप प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जीरो करके मोदी जी ने रखा है। दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नील बट्टे सन्नाटा हो गया है, और सिर्फ बीजेपी के ही नेता अभी चल रहे हैं। 4 नेता जो दूसरी पार्टियों के थे, उसमें हरसिमरत कौर जो थी अकाली दल की, उनका तो इस्तीफा हो गया है। सुरेश अंगड़ी जो रेल राज्य मंत्री, सुरेश अंगड़ी का भी निधन हो गया है। उसके बाद में रामविलास पासवान जी के निधन के बाद में उनकी भी सीट, अभी जो पिछले 5 दिन पहले रामविलास पासवान जी का जो निधन हुआ है, उनकी सीट भी खाली हो गई है। अरविंद सावंत जो शिवसेना के मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जो उल्टी पुल्टी फालतू की बकवास बीजेपी के नेता करते हैं, तो अरविंद सावंत ने भी, जो शिवसेना के मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर अकाली दल के इस्तीफा दे दिया है। तो शिवसेना अकाली दल जो पिछले 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो पूरी तरह से बीजेपी से दूर हो गए हैं। वो कभी अब एनडीए का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो अपने अड़ियल घमंडी रवैये पे बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को कि कौन के साथ है कौन के साथ नहीं। शायद बीजेपी ये भूल गई है कि दोबारा से उनको पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, दोबारा पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन मोदी सरकार अपने बहुमत के नशे में चूर 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 है, और किसी भी तरह की जी हुजूरी किसी भी पार्टी के नेता की करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अरविंद सावंत का इस्तीफा भी फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया है। हरसिमरत कौर का भी इस्तीफा फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया है। चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, किसी भी नेता के आने जाने से बीजेपी बॉदर नहीं करती है। और ये वही बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में
24-25 पार्टियां साथ में मिलकर सरकार चलाया करती थी और सबको समान तौर पे मिलता था और सबको प्रतिनिधित्व भी समान तौर पे दिया जाता था। सबकी रेपुटेशन भी जो है सत्ताधारी सरकार के बराबर समझी जाती थी, प्रधानमंत्री की पार्टी के बराबर समझी जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 सालों में देश में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सुशांत के मामले में आपको बता दूं कि एक लड़का जो है डॉक्टर है और वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहा है। मतलब शिवसेना को पूरी तरह से मट्टी पलित करने की जो जिम्मेदारी रिपब्लिक टीवी ने ली है, खैर बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन वो डॉक्टर लड़का था। पढ़े लिखे लोग भी आजकल इस मुहिम में आ गए हैं, सुशांत सिंह की मुहिम में आ गए हैं और सुशांत सिंह को हक दिलाने की बात जो है रो रो कर हर घर में चल रही है। लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह उनके घर का हिस्सा है और हिस्से के तौर पर ही उसको जाना जा रहा है और सुशांत सिंह को न्याय मिले। हर घर का यही एजेंडा है, हर घर की महिलाओं का ये एजेंडा, हर घर के पुरुषों का यही एजेंडा है और विद्यार्थियों का तो खास तौर पे एजेंडा, जो नए लोग हैं, नए युवा हैं और उनका तो ये एजेंडा है ही है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बिहार में कल कैंडल मार्च हुआ, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे निकले और सुशांत सिंह को जो न्याय दिलाना, बीजेपी सरकार की मजबूरी होगी सुशांत सिंह को न्याय दिलाना और बीजेपी सरकार का सबसे खास एजेंडा हो गया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी सेना को कहा है कि उनको युद्ध करना ही करना है। अब वो अमेरिका से युद्ध करना है या हमारे देश से युद्ध करना है, इसकी बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन शी जिनपिंग ने उनकी सेना को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो उसको युद्ध के लिए तैयार होने की हिदायत दे दी है। शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए कह दिया है। शायद शी जिनपिंग भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये हमने वहां के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर से खबर निकाली है, जहां पर शी जिनपिंग, चीन के जो राष्ट्रपति है, वो लगातार आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। जिसको देखे माइक पॉम्पियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चेतावनी दी है कि चीन ऐसे मानने वाला नहीं, चीन अपने बल का प्रयोग कर रहा है तो हमें भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि रफेल, अगले रफेल की जो खेप है, 5 रफेल जो है वो अक्टूबर में आ जाएंगे। 10 अक्टूबर के आसपास अगले रफेल की खेप हमारे यहाँ पे आ जाएगी। हमारे यहाँ पे सैन्य शक्ति तो है लेकिन हमारे पास में उतने उम्दा इंतजामात नहीं है जितने उम्दा इंतजाम जो है चीन के पास में है। और टोक्यो के अवार्ड फंक्शन से लौटकर रॉबर्ट ओबेरॉयन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री है और प्रवक्ता है, और उन्होंने भी बताया, रॉबर्ट ओबेरॉयन ने अमेरिका से बताया है कि चीन जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करके बैठा हुआ है, भारत की पूर्वी सीमा पर भी अपना हक जताना चाहता है, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या किसी तरह की सड़क बनाने का विरोध करता है, भारत के लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी को नहीं समझता, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने बताया। इस पर रॉबर्ट ओबरायन ने कहा है कि चीन को उसी की भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। चीन को उसी की भाषा में समझाना इसलिए जरूरी क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और जबकि भारत और अमेरिका जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वॉर होता है तो दोनों ही देशों में जनधन की हानि बहुत ज्यादा होगी है, और कोरोना ने पहले ही जनधन की हानि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दी है। तो कोरोना के चलते हुए जिस तरह से अमेरिका और भारत वार को अवॉइड कर रहे हैं, चाइना वार करने के लिए सक्षम है। चाइना ने अपना जो भी वैक्सीनेशन भी लॉन्च कर दिया, वहां पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन चाइना बहुत सारी खबरों को छुपा रहा है, चाइना बहुत सारी कोरोना की खबरें और मौतों को छुपा रहा है दूसरे देशों से, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया था, जिसमें उन्होंने फिर से एक बार चेतावनी दी थी चीन को कि चीन ने जिस तरह से महामारी पूरी दुनिया को दी है, अगर वो एक बार जीत कर आ जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे एक बार जीत कर, तो वो चीन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चीन का सर्वनाश वो कर देंगे। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खरी खरी चेतावनी चीन को सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर ने कहा है कि उनके काफी सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हुए हैं, पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से वो अपने फॉर्म में आ गए हैं और वो हेल्दी फील कर रहे हैं, और उनको कोरोना जो है उनका नेगेटिव आ गया है, और बाकी टेस्ट भी उनके काफी सारे ज्यादा टेस्ट उनके नेगेटिव आए हैं, और वो अब आगे आने वाली चुनावी प्रक्रिया में डिबेट्स में हिस्सा लेने के लिए, जिस तरह से मैंने आपको डिबेट्स बताए थे पिछले, जब 2-2 मिनट का प्रतिद्वंदियों को मौका दिया जाता है डिबेट्स में बोलने के लिए, इस तरह की डिबेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का काफी आक्रामक और काफी ज्यादा
भत्सनापूर्ण उनका क्रिटिसिज्म से भरा हुआ उनका एक रवैया रहता है, और जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी पार्टी को और अपने को सुपीरियर बताया और अपने आप को एक सुशासक बताया, और अपने आप को उन्होंने बताया है कि उनकी वजह से कोरोना कंट्रोल कर पाए। अगर उनकी जगह पर कोई और होता और उनकी जगह पर दूसरे राष्ट्रपति होते तो शायद मौतों की संख्या बहुत ज्यादा होती। उन्होंने बताया है कि सेक्युलरिज्म के लिए भी वो सबसे बेस्ट शासक है, सबसे बेस्ट राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बेस्ट राष्ट्रपति बताया कि उनकी वजह से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की लाज जो है अमेरिका में बची हुई है, वरना श्वेता का जो सिलसिला अमेरिका में चलता आ रहा है, अगर कोई और राष्ट्रपति होता उनकी जगह पे, वो दूसरे राष्ट्रपतियों को इशारा करते हुए कह रहे थे कि उनकी जगह पे कोई और होता तो शायद अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका की जो इकोनॉमी को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, अमेरिका की जो कोरोना की स्थिति को उन्होंने संभाल के रखा है, उस तरह से संभाला नहीं जा सकता था अमेरिका की स्थिति को। और ये डोनाल्ड ट्रंप ही जिनकी वजह से अमेरिका की स्थिति जो है संभली हुई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पश्चिम बंगाल से मैं आपको बता दूं कि मोदी जी दुर्गा पूजा में पूरी तरह से अमित शाह को वहां पर भेजकर दुर्गा पूजा में वर्चुअली पश्चिम बंगाल की जनता को एड्रेस करेंगे। बीजेपी ने अपना मोर्चा खोल दिया पश्चिम बंगाल में, और ममता सरकार को हराने की पूरी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, हम कह सकते हैं। और मोदी जी ने ये बताया है कि वो लगातार वर्चुअल रैली के चलते वर्चुअली वो पश्चिम बंगाल की जनता को एड्रेस करेंगे, और जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी, जिसकी नेता जो है ममता बनर्जी है, उनकी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और इस बार दुर्गा पूजा में बीजेपी ने कमर कस ली है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से टीएमसी के नेता काफी आक्रामक नजर आते हैं संसद में, डेरेक ओब्रायन और भी दूसरे नेता हैं, दिलीप सोनकर और डेरेक ओब्रायन, जो डेरेक ओब्रायन ने तो रूल बुक तक फाड़ दी थी, और दिलीप सोनकर जो बीजेपी के नेता है वो कहते हैं कि ममता जो टीएमसी पार्टी को बिलोंग करती है, ममता और उसकी पार्टी जो है हमको रैलियां नहीं करने देती है, ममता और उसकी पार्टी जो है कोरोना का जबरदस्ती हवा बना रही है ताकि बीजेपी को चुनावी प्रक्रिया में विघ्न हो, और पुलिस जो है बीजेपी की रैलियों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देती है, उनको प्रताड़ित करती है, डंडे बरसाती है। और दिलीप जी ने तो ये भी बताया, जो बीजेपी के नेता उन्होंने ये भी बताया है कि अमित शाह के आने से मोटिवेशन मिलेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और इस दुर्गा पूजा में बीजेपी इस तरह से अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएगी कि ममता सरकार आज के बाद कभी भी पश्चिम बंगाल में आने की स्थिति में नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि इस बार बीजेपी में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी बीजेपी का ही चेहरा है, वेंकैया नायडू जी, वो भी बीजेपी का ही चेहरा है लोकसभा अध्यक्ष। जबकि पिछली जितनी सरकारें थी, सारी सरकारों में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कम से कम दूसरी पार्टी के नेता लिए जाते हैं, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को, सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूरी की पूरी 24 पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, उसी तरह लोकसभा अध्यक्ष भी बीजेपी अपने ही बना के रखती है। तो इस तरह से मोदी सरकार की ये पूरी की पूरी अपनी सेल्फ सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज होती है, जिसको लेके सारी पार्टियां जो है परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है, मजबूर हो चुकी है। और शायद इस बार कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए भी, या सरकार अगर मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार अगर जीतती भी अगले इलेक्शन में, तो कोई भी गठबंधन करने के लिए बीजेपी के साथ में खड़ा नहीं होगा, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अगर अपनी नेतृत्व या 2-4 चीजों को ठीक कर ले तो शायद कांग्रेस पार्टी काफी हद तक सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा ले सकती है, दूसरी पार्टियों को अपने पाले में कर सकती है। बिहार इलेक्शंस के अपडेट्स मैं आपको लगातार करती रहूंगी, और आप और भी जो अपडेट्स है बिहार इलेक्शंस को देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें सारे ही वीडियो आप सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।